हेलो बच्चावाड़ी, तो कैसे आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये चैप्टर 3 to 5 मार्क्स में वेरी करता है मेरे बच्चे, और सेक्शन सी का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहां से बनता है, और कभी कभी केस स्टडी भी इसके ऊपर आती है। तो डोंट वरी मेरे बच्चे, केस स्टडी से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तक मैं इस पूरे चैप्टर्स में कराने वाला हूं। तो चलिए मेरे बच्चे, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बेटो ड्यूअल नेचर, प्रॉमिस इस चैप्टर को करने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं सारे पीवाईक्यूज इसी चैप्टर्स के अंदर करा दूंगा। अगर हम चैप्टर को स्टार्ट करें मेरे बच्चे, तो चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा वर्क फंक्शन, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वर्क फंक्शन। पहले मैं आपको बताऊं, अगर हम चैप्टर की बात कर रहे हैं तो चैप्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज ऑल अबाउट द लाइट। लाइट एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी मैं लाइट बोलूंगा तो हम लाइट के यहां पर दो कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। पहला उसकी फ्रीक्वेंसी को, और दूसरा उसकी इंटेंसिटी को। हमें इन दोनों चीजों को पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी को भी पढ़ना है और इंटेंसिटी को पढ़ना है। जैसे लाइट बोला तो वहां पे एक फ्रीक्वेंसी टर्म आएगा और एक इंटेंसिटी टर्म आएगा। जब भी मैं फ्रीक्वेंसी टर्म बोलूं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा कि मैं कलर की बात कर रहा हूं, और अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूंगा तो मैं उसके पावर की बात कर रहा हूं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर घूमने वाला है। कलर की बात करो, और कलर की बात करो तो मैं विबग्योर की बात कर रहा हूं, कि हम विबग्योर की बात कर रहे हैं। अगर मैं इधर जा रहा हूं तो वेवलेंथ बढ़ जा रही है और फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है, और इधर आ रहा हूं तो वेवलेंथ कम हो जा रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है। रेड से वॉलेट की तरफ आ रहा हूं तो, और पावर यानी कितने वॉट का हमने बल्ब लिया, कितने वॉट का हमने सोर्स लिया, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यानी अगर मैं ड्यूअल नेचर डिस्कस कर रहा हूं तो ड्यूअल में मैं सबसे इंपॉर्टेंटली जो डिस्कस करने वाला हूं मेरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, वहां पर मैं लाइट को डिस्कस करने वाला हूं। लाइट में फ्रीक्वेंसी को और लाइट में इंटेंसिटी को डिस्कस करने वाला हूं। डन मेरा बेटू। अब हम आगे बढ़ गए। अब ड्यूअल नेचर को समझने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, अब हम पढ़ेंगे वर्क फंक्शन। सबसे पहले हम वर्क फंक्शन को समझने वाले हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है। अगर हम वर्क फंक्शन की बात करें तो वर्क फंक्शन इज नथिंग एल्स, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी या मटेरियल। एक मटेरियल को कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए, मतलब उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वही वर्क फंक्शन होती है। मैंने कहा कि निशि आप फिजिक्स की क्लास से बाहर जाओ। निशि कहते हैं सर मुझे 100 रुपए चाहिए, तब मैं क्लास को छोड़ के बाहर जाऊंगी। लुभांश तुम क्लास को छोड़ के आओ, सर मुझे 10 रुपए दे दो, मैं क्लास को छोड़ के भगा दूंगा, चला जाऊंगा। किसको इन दोनों में से भगाना इजी है? लुभांश के लिए मुझे कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ये तुरंत फटाफट आउट हो जाएगा, पर निशि के लिए 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो वर्क फंक्शन सेम एज इट इज है। क्या हुआ, हमें पता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, एक मेटल प्लेट है, देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने एक सफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दी। जब भी मैं लाइट के एनर्जी की बात करूंगा तो आप ध्यान से समझना, एनर्जी का मतलब E = h न्यू की बात करूंगा। h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। अब मेरा बेटो h c/λ, न्यू को मैं c/λ लिखता हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म। यानी मैं अगर एनर्जी की कभी भी बात करूंगा तो एनर्जी का मतलब मैं h न्यू की बात कर रहा हूंगा। ये न्यू क्या है? गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी। लैम्डा क्या होगी? वेवलेंथ होगा बेटा। डन मेरा बेटू। तो ये एनर्जी का रूप है, और एनर्जी भी। जैसे एग्जांपल मैंने कहा निशि क्लास छोड़कर बाहर जाओ, तो निशि ने कहा सर 100 रुपीज चाहिए। तो 100 रुपीज जो मिनिमम एनर्जी है, दिस इज ऑल अबाउट द वर्क फंक्शन। वही हमारा क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है। मैंने कहा 100 क्या, मैं तुम्हें 500 रुपीज देता हूं, तुम क्लास छोड़कर बाहर जाओ। अब वो जो 500 मैंने दिया, दिस इज ऑल अबाउट द गिवन एनर्जी। सर रिक्वायरमेंट तो उसके 100 की थी, आपने बेफालतू में 500 दे दिए, 400 वेस्ट किए। अब वो 400 का क्या करेगी? 400 को पकड़ेगी और फटाफट भागने लगेगी। वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। जो हमारी गिवन एनर्जी है, जो उसकी यूज्ड एनर्जी है, गिवन एनर्जी और यूज्ड एनर्जी को माइनस कर दें
तो जो मिलेगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी किसकी? वो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी, जिसके ऊपर अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो हम आगे देखेंगे। बस याद रखिएगा, गिवन एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी यानी वर्क फंक्शन, दोनों को माइनस करूंगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कशन होने वाले होंगे। तो मैंने देखा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए टू जस्ट स्किप फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। आई होप ऑनलाइन क्लास आप लोगों को वर्क फंक्शन वाला वर्ड क्लियर हो गया होगा और वर्क फंक्शन क्लियर हो गया होगा। डन मेरा बेटा? जो भी अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए मेटल सरफेस से, वही हमारी वर्क फंक्शन एनर्जी कहलाती है। डन? अच्छा, एक चीज और, जब भी मैं वर्क फंक्शन बोलूंगा तो वर्क फंक्शन बोलते वक्त आप इसे W0 से डिनोट कर सकते हैं, H न्यू नॉट बोलेंगे वर्क फंक्शन। कभी कभी वर्क फंक्शन को कई जगहों पर फाई नॉट भी लिखा जाता है, तो आप घबराइएगा मत, W0 भी और फाई नॉट भी लिखा जा सकता है, और ये H न्यू नॉट होता है। ओ माय गॉड, ये H न्यू नॉट, ये न्यू नॉट क्या है? दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? दिस इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर ये कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई? ये मैंने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस आर नोन एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं तो वो वर्क फंक्शन है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। कई बुकों में ये लिखा होगा, कई बुकों में ये लिखा होगा कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच, जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ना हो, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे बात तो वही है यार, मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसके ऊपर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगे, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं ये बोल रहा हूं, और किसी ने अगर ये बोल दिया कि भैया एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे रह गए तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे बात तो वही हुई ना। 100 रुपये चाहिए तेरे को, और मैं 50 रुपए लेके खड़ा हूं कि भाई जाना जाना जाना, तो जाएगा? नहीं जाएगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या सॉरी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टॉप हो जाए, ना इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ना हो, वो भी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। डन? ऑनलाइन स्टूडेंट, अगर हम बेटा बात करें एनर्जी की तो वो है वर्क फंक्शन, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो वो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई होप अभी तक मजा आ गया होगा। डन मेरा वीडियो? चल नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब एक टॉपिक आता है, दैट विल बी अ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करें, पोटेंशियल 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करें, 1 वोल्ट पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करें, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के अंदर डेवलप्ड काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। यानी काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ने कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की? व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल उस पर अप्लाई कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी बट बेटू मेरा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बेसिक्स चल रहे हैं अभी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है इतने कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, 1 वोल्ट। और कूलम और वोल्ट को मिला दोगे तो जूल बन जाएगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, इतनी जूल होती है। डन मेरा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन ने कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की आफ्टर अप्लाइंग अ 1 वोल्ट पोटेंशियल, वही उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। रिवीजन नहीं कराऊंगा इस चैप्टर की, क्योंकि ये बहुत सारे पीवाईक्यूज अभी करा दूंगा मैं। डन? होप से यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको वर्क फंक्शन भी क्लियर है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्लियर है। डन? क्लियर? चलो इलेक्ट्रॉन, चलो अब दोबारा बोलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन की। इलेक्ट्रॉन एमिशन ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर।
इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल एमिशन के बहुत सारे तरीके, थर्मियोनिक एमिशन, हीट की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा दिस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। डन, थर्मियोनिक, ठीक है। फील्ड एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर एमिशन होता है तो वो फील्ड एमिशन कहलाता है। डन, पेपर में नहीं आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, अगर लाइट की वजह से एमिशन हो, लाइट फॉल हो रही है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट फॉल हुई सरफेस पर और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, तो उसके बाद इस एमिशन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। डन, अब आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी एमिशन, बात करते हैं सेकेंडरी एमिशन की। सेकेंडरी एमिशन का मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब क्या हुआ, सपोज कीजिए ये सरफेस है और हमने इसे बम्बार्ड कर दिया या ऐसे करके मारा, हमने ड्यू टू द वाइब्रेशन अगर इसके अंदर से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा रहे हैं तो इसे कहते हैं हम लोग सेकेंडरी एमिशन। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। देखिएगा, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस दैट इज बम्बार्ड, या तो बम्बार्ड करा के बाय अ पार्टिकल, ये लिया पार्टिकल का बम्बार्डमेंट स्टार्ट किया, उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी एमिशन कहलाने लगता है। ठीक है, डन। नाउ यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब है लाइट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी फोटो की वजह से लाइट का प्रोड्यूस होना, लाइट की वजह से करंट प्रोड्यूस होना, यू कैन से। क्या हुआ, सपोज कीजिए मेरे बेटू, हमने एक लाइट इंसिडेंट करी एक सरफेस पे, सफिशिएंट फॉर्म ऑफ, अब जब सफिशिएंट फॉर्म ऑफ लाइट एमिट कर, मतलब हमने इंसिडेंट की, तो यहां पर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे। वही वाली बात हो गई कि भैया बॉडी को रिक्वायर्ड थी 100 एनर्जी और हमने कितनी एनर्जी दे दी, मान लीजिए 500, तो जो 400 होगा वो उसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। अब सफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे मेरा बेटू, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर एक मेटल से एलिमिनेट हो, मिल जाए, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। इसी फिनोमिना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आई होप सो क्लियर है। डेफिनेशन ऑनलाइन वालों बहुत इंपॉर्टेंट है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। डन मेरा बेटू। ड्यूअल नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हॉलबॉच एंड लीनार्ड एक्सपेरिमेंट। दुनिया इधर से उधर हो जाए मेरे बच्चे, ऐसा हो नहीं सकता कि सेक्शन सी में इसका एक क्वेश्चन आपसे पूछा ना जाए। डेफिनेटली बता रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट है और बहुत जबरदस्त तरीके से इस टॉपिक को करवाने वाला हूं, हॉलबॉच एंड लीनार्ड एक्सपेरिमेंट, दोनों में से। तो मेरा बच्चा हॉलबॉच लीनार्ड एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले उनके सेटअप को समझते हैं, उन्होंने क्या सेटअप किया। अगेन जब भी मैं आपको फिर बोलूं कि अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो आपको दो चीजें याद रखिए, जैसे कि चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कभी भी लाइट की अगर बात करूंगा तो लाइट के दो कैरेक्टर्स आप डिस्कस करेंगे, पहला उसका फ्रीक्वेंसी और दूसरा उसका इंटेंसिटी। डन मेरा बेटू। अब मेरा बेटू फ्रीक्वेंसी का मतलब अपन डिस्कस कर रहे हैं कलर के बारे में, इंटेंसिटी की बात करें तो उसके पावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लाइट के। कलर की बात करें तो विबग्योर की बात कर रहे हैं। डन। विबग्योर का मतलब अगर मैं इधर जा रहा हूं तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी मेरा बेटू और फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, और इधर आ रहा हूं तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी एंड वेवलेंथ कम हो जाएगी। डन मेरा बेटू। अब इस पूरे फिनोमिना पे एक टॉपिक होने वाला है। क्या हुआ, हॉलबॉच लीनार्ड ने एक पूरा सेटअप बनाया, ये पूरा एक इवैक्यूएटेड ग्लास लिया, वैक्यूम चैम्बर। अब यहां पर उन्होंने एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल लिया, प्लेट ली, फोटोसेंसिटिव प्लेट लगा दी और यहां पर एक एनोड लगाया। अब क्या है मेरे बच्चे, ये टू वे स्विच है, इसे कहते हैं टू वे स्विच। अब इस टू वे स्विच का क्या काम होगा अभी बताऊंगा। ये हमारा टू वे स्विच है, इसे कम्युनिकेटर कहते हैं, टू वे स्विच।
अब टू वे स्विच में क्या होगा, ध्यान देना, यहां पर हमारा रियोस्टेट लगा हुआ है RH, और ये हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। ध्यान से सुनना क्या होगा। हॉलबॉच लीनार्ड ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि उन्होंने 50 वॉट का बल्ब लिया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को उन्होंने कांस्टेंट करा। ध्यान से सुनना पूरी कहानी, मजा आ जाएगा। 50 वॉट का बल्ब, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब क्या कांस्टेंट? कलर कांस्टेंट। यानी आप विदगार में से किसी भी कलर, यानी आपने ग्रीन कलर ले लिया, ब्लू कलर ले लिया, बट आपने 50 वॉट का बल्ब ले लिया ब्लू कलर का, कलर चेंज नहीं कर सकते। 50 वॉट का बल्ब मैंने इमेजिन किया, देखा मैंने कि 50 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। ओह माय गॉड, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होंगे फ्रॉम द कैथोड, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उतना ही करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। बेटू, अगर सपोज कीजिए यहां कैथोड पर 50 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना ही ज्यादा करंट, उतना ही ज्यादा फोटो करंट एनोड के पास जा रहे हैं। अभी इसके अंदर एक कहानी छुपी हुई है, फिलहाल देखा। उन्होंने क्या किया, अब 100 वॉट का बल्ब ले लिया, कलर ब्लू ही था, उन्होंने देखा 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे। वाओ, 50 वॉट का बल्ब 50 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, 100 वॉट का बल्ब 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं दैट मींस उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मैंने क्या किया, फिर 150 वॉट का बल्ब ले लिया, यहां पे 150 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे। यानी हॉलबॉच लीनार्ड ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब इस सोर्स से, और सोर्स कितनी एनर्जी देता है, एच न्यू, जितनी ज्यादा हम एनर्जी दे रहे थे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे फ्रॉम कैथोड और जा रहे थे एनोड के पास, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ एनोड के पास पहुंच पाएंगे उतना ही करंट प्रोड्यूस हो पाएगा। अभी हमने इसका यूज नहीं किया, अभी इस पूरे सेटअप का यूज नहीं किया। तो हॉलबॉच लीनार्ड ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, हॉलबॉच लीनार्ड ने इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन अ फोटो करंट देखा। ये फोटो करंट है और ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। उन्होंने देखा कि भाई जब हमने कोई बल्ब नहीं लगाया तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा, करंट जीरो, बढ़ाया करंट बढ़ गया, इंटेंसिटी और बढ़ाई करंट बढ़ गया, इंटेंसिटी और बढ़ाई करंट बढ़ गया, इंटेंसिटी और बढ़ाई करंट बढ़ गया। यानी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा रहा था करंट उतना ही ज्यादा पैदा हो रहा था, यानी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट था। ये उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने पाया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोटो करंट के। पीसी लिख दो, फोटो करंट के। हाँ है ना बेटा, कोई मुद्दा, कोई परेशानी? बट गेम अब समझोगे, गेम अब समझेगा, ध्यान दीजिएगा। कहानी को रिवाइंड करते हैं। 50 वॉट का बल्ब, अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट की तरफ जा रहे हैं। 50 वॉट का बल्ब, 50 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, परंतु पाया गया कि इस 50 में से जो 50 इजेक्ट हुए थे उसमें से बस 20 इलेक्ट्रॉन ही एनोड पे पहुंच पा रहे थे। पूरी बाबा, 50 वॉट का बल्ब, माना 50 इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, बट पहुंचे कितने एनोड के पास? 20 इलेक्ट्रॉन पहुंचे। सर ऐसा क्यों हुआ? लाइट तो हमने सेम दी थी, ये तो कांस्टेंट है, ये हमने फिक्स वैल्यू दी थी, तो ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू द कोलिजन कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है। जब कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम थी तो क्या हुआ कि 50 वॉट का बल्ब, 50 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, कुछ तो इलेक्ट्रॉन यहीं मर गए, कुछ यहीं मरे पड़े थे, हमसे ना हो पाएगा। और मैंने देखा 20 इलेक्ट्रॉन यहां जाकर चिपक गए। तो जो करंट पैदा हुआ होगा वो 20 इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा हुआ होगा, ना कि 50 की वजह से पैदा हुआ होगा। ओह माय गॉड। अब मैंने जब 100 वॉट का बल्ब लगाया, 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, तो मैंने देखा कि 100 में से बस 50 इलेक्ट्रॉन पहुंच पाए,
50 इधर ही कहीं मरे पड़े हुए थे, यहां पे इधर ही मरे पड़े हुए थे, और बाकी की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो एनोड से जाके चिपक गए। तो करंट जो पैदा हुआ होगा ना कि 100 इलेक्ट्रॉन की वजह से, ना बस 50 इलेक्ट्रॉन की वजह से। सेम 150 वॉट पे भी यही हुआ, सेम 150 वॉट पे भी यही हुआ। तो उन्होंने इनिशियली क्या देखा, उन्होंने इनिशियली देखा कि ये पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, यहां पोटेंशियल प्लस में है और ये पोटेंशियल हमारा माइनस में है, और ये कौन है, फोटो करंट है। इनिशियली उन्होंने देखा कि जब उन्होंने 50 वॉट का बल्ब लगाया तो इनिशियल ये इलेक्ट्रॉन जो 20 इलेक्ट्रॉन पहुंचे थे उनकी वजह से करंट पैदा हुआ, 50 इलेक्ट्रॉन की वजह से, और मान लीजिए अगले वाले में 70 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए होंगे। जब पोटेंशियल का कोई गेम नहीं था, पोटेंशियल अभी 0 था। वेट एंड वॉच। हमने कहा, हम भी जिद्दी, हमने कहा ये जो हमने 100 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 50 इलेक्ट्रॉन निकाले, हमें तो 50 के 50 चाहिए भाई, 20 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। हमने यहां पर टू वे स्विच का यूज किया, हमने टू वे स्विच का यूज किया। आज ही पता नहीं किसको गाना बजाना था, टू वे स्विच का यूज किया। अब टू वे स्विच का कैसे यूज किया, ध्यान देना, टू वे स्विच का कैसे यूज किया। आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये टर्मिनल क्या है, प्लस, ये किससे कनेक्टेड है, माइनस। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, इस वाले प्लेट को पॉजिटिव बनाना है, इस वाले प्लेट को पॉजिटिव बनाना है, तो मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया। मुझे इस वाले प्लेट को नेगेटिव बनाना है, तो देखो टू, मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अरे यार, इसको उठाया, इस पर चिपका दिया, इसको उठाया, इस पर चिपका दिया। अब क्या हुआ, ये बन गया पॉजिटिव और ये बन गया, ध्यान देना, 50 वॉट का बल्ब, 50 इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड, पर 20 इलेक्ट्रॉन पहुंचे एनोड के पास। कब, जब पोटेंशियल की वैल्यू 0 थी, यहां पे इस पोटेंशियल का कोई गेन नहीं था। अब मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट करते वक्त ये टर्मिनल बन गया पॉजिटिव टर्मिनल, और जब ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल बन गया तो जो यहां पे मरा हुआ इलेक्ट्रॉन था उसे खींच लिया। ओह माय गॉड, इनिशियली अगर 20 इलेक्ट्रॉन पैदा हो पा रहे थे, 20 इलेक्ट्रॉन चिपक रहे थे, तो जैसे ही मैंने टर्मिनल कनेक्ट किया तो 25 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमने कहा ना बाबा ना, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमें तो 50 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमने क्या किया, रियोस्टैट की हेल्प से इसकी पावर को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, इस पॉजिटिव की पावर को बढ़ाते चले गए। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आते रहे, आते रहे, आते रहे, आते रहे, और 50 के 50 चिपक गए। 50 से ज्यादा थोड़ी चिपकेंगे, 85 पैदा हुए थे, तो उसके बाद करंट क्या हुआ, सैचुरेशन हो गया। बट एक और दूसरी तरफ से देखो जाए तो ये नेगेटिव भी तो था, तो नेगेटिव से धक्का दे रहा, चल 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 चल, पॉजिटिव से खींच लो, आ जा जा जा। कुल मिलाकर इस गेम की वजह से हमने 50 इलेक्ट्रॉन जो पैदा हुए होंगे, 50 इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंच गए होंगे। तो उसके बाद इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो 25 इलेक्ट्रॉन, फिर और इलेक्ट्रॉन बढ़े, जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल कर रहे हैं, और बढ़े और बढ़े और बढ़े और बढ़े, और उसके बाद सैचुरेशन हो गया। सही बोल रहे हैं? उसके बाद क्या हुआ, सैचुरेशन हो गया। ध्यान मेरा बेटा, सैचुरेशन आ गया, पक्का सैचुरेशन आ गया ना मेरे बच्चे। देन आप ध्यान से सुनना, गेम उन्होंने रिवर्स किया, हॉलवाच लिनार्ड ने गेम को उल्टा करा। गेम को उल्टा कैसे किया, यहां देखिएगा, इन्होंने इस कनेक्शंस को पलट डाले, इस कनेक्शन को पलट दिया। कैसे पलटा, ध्यान देना, ये तो अभी भी पॉजिटिव था आपका, अभी नेगेटिव था। अब इन्होंने क्या किया, देखो, अब इन्होंने क्या किया, इसको बना दिया नेगेटिव, इसको बना दिया पॉजिटिव। यानी अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या करा इसने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे, इसको पॉजिटिव बना डाला, इसको नेगेटिव बना। अगर ये नेगेटिव है
तो 50 वॉट का बल्ब 50 इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड, शुरू में 20 पहुंच रहे थे जब हमने पोटेंशियल नहीं लगाया था। पर जैसे ये नेगेटिव टर्मिनल आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रोक देगा, इलेक्ट्रॉन्स को आगे नहीं बढ़ने देगा, इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करेगा ना। अबे नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, रिपेल होंगे। तो पता चले अब तो 19 इलेक्ट्रॉन चिपक रहे हैं। हमने कहा यार 19 क्यों चिपक गए भाई, हमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ नहीं चाहिए। हमने और पावर बढ़ाया, कैसे? विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, और पावरफुल करा। 15 इलेक्ट्रॉन फिर भी चिपक गए, और पावरफुल करा। एक वक्त आया कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं चिपका। दूसरे वे में समझो, इधर पॉजिटिव था, ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर जा रहा होगा, ये पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ओए कहां जा रहे हो नेगेटिव की तरफ, मत जाओ, अपनी तरफ खींच रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो यहां से इजेक्शन ही बंद हो गया होगा। तो जब इजेक्शन बंद हो गया, जब एनोड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो क्या करंट पैदा होगा? क्या करंट पैदा होगा? यानी वहां तो फोटो करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब हम नेगेटिव तरफ चल रहे थे तो भाई नेगेटिव तरफ चलते हो धीरे 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 डाउन 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 होते होते यहां आके रुक गया। इस वाले को I2 को देखा तो उसको भी डाउन करते करते गए करते गए करते गए करते गए, वो आके यहां नीचे जीरो हो गया। ये भी डाउन करते गए 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 करते गए करते, और ये जीरो हो गया। यानी यहां पर आने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया। वहां पर एनोड के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा था, यहां पर एक भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। इस पॉइंट का नाम रखा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जहां पर फोटो करंट जीरो हो जाए। अब देखिएगा, आपको पता है इंटेंसिटी I3 बड़ी है, I2 बड़ा से छोटा, I1 सबसे छोटा। यहां पे क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट चेंज किया था इंटेंसिटी। क्या पता चला? ये पता चला कि फोटो करंट डज नॉट डिपेंड, इस एक्सपेरिमेंट से पता चला फोटो करंट डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी। तेरी इंटेंसिटी कुछ भी हो, आई डोंट केयर भाई, रुकेगा तू एक ही जगह पे। भाई इस जगह मेरी इंटेंसिटी 50, रुकने का पॉइंट वही, इसकी इंटेंसिटी 100, रुकने का पॉइंट यही, इसकी इंटेंसिटी 150, रुकने का पॉइंट वही। यानी इंटेंसिटी पर फोटो करंट डिपेंड नहीं करता। ये हॉलवाच लेनार्ड का सेकंड एक्सपेरिमेंट था। दिस इज द वन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या फोटो करंट, सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल does not depend on intensity। लाइन याद रखना, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे। एंड द लास्ट एंड फाइनल एक्सपेरिमेंट, लास्ट एंड फाइनल एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनो। अब ये गेम उन्होंने फ्रीक्वेंसी के साथ किया। उन्होंने क्या किया, अब तो यहां पे भी समझा दूंगा मैं आपको। उन्होंने क्या किया, 50 वॉट का बल्ब लिया, फिक्स कर दिया, चेंज नहीं किया 50 वॉट, बस कलर क्या ली, येलो। उन्होंने देखा येलो कलर पे 50 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, 50 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। उन्होंने ब्लू कलर का लाइट जला दिया, फिर क्या होता है ना, ऑरेंज रेड और रेड पार्टिसिपेट नहीं करते। येलो पे देखा उन्होंने 50 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। चलो अब उन्होंने ब्लू कलर की लाइट डाल दी, देखा 55 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। उन्होंने देखा वॉयलेट कलर की लाइट डाली और मान लीजिए 60 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। 50 वोट है, हाँ वॉट 50 का ही है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है पर कलर बदल रहा हो। तो मैंने देखा कि भाई इनिशियली तो थोड़ा करंट में डिफरेंस है यार, इनिशियली तो करंट में डिफरेंस आ रहा है, इनिशियली करंट में डिफरेंस आ रहा है। देखो ना 50 वॉट, 50 इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, 55 इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, 60 इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन। इनिशियली भाई थोड़ा सा, इनिशियली थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। पर जब मैं पॉजिटिव प्लेट पे लेके जा रहा हूं, वही प्रोसेस वही कर रहा हूं, प्लेट को पॉजिटिव बना दिया,
कि जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे आके चिपके, तो मैंने देखा सारे के सारे आके एक ही लाइन पे रुक गए, सारे आके एक ही लाइन पे रुक गए। बट जब इसको रिवर्स किया गया, जब इसको रिवर्स किया गया, रिवर्स मतलब जब हमने इसको नेगेटिव बनाया, तो नेगेटिव बनाने के बाद सरप्राइजली का आंसर आया। जो ये येलो कलर वाली लाइट थी वो यहां आके रुक गई, जब ब्लू कलर वाली लाइट के फोटोइलेक्ट्रिक रो का वो यहां आके रुक गया, जब वॉयलेट वाले को देखा तो यहां आके रुक गया। यानी मैंने ये देखा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसकी, यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी कम, सबसे फ्रीक्वेंसी कम ये, मैंने ये देखा जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उसको रोकने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी उतनी ज्यादा। यानी मैंने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी। भाई हॉलवर्थ लीनार्ड के 3 एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट, इंटेंसिटी बढ़ाओ फोटोग्रेड बढ़ जाएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट, इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे बच्चे। एंड नाउ क्वेश्चन साइन। उससे पहले एक और चीज देखते हो, ऑनलाइन में भी आपको पूरा परफेक्टली समझ में आ गया, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइए। बेटू ध्यान से सुन, कसम खा के बता रहा हूं, एक क्वेश्चन बाहर से आ देना पढ़ाना छोड़ दूंगा, ध्यान से देख। अभी थर्ड एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या पाया? थर्ड एक्सपेरिमेंट में पाया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। और लुभांश कदे इधर देख, फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है? सीधा सीधा। ये मेटल ए और ये मेटल बी। मैं सर 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया? बिकॉज कुछ तो मिनिमम, मतलब किसी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 0 थोड़ी होगी, कुछ तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट हमें क्या समझा रहा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो ये ग्राफ किसके बीच में बन रहा है? फ्रीक्वेंसी के बीच में और स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है? समझिए। इस ग्राफ को देखकर क्या पता चल रहा है? किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ए की या बी की? सर ए की। ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बी की। बी की ज्यादा है। बी नॉट। ये वाला? नहीं दूसरा वाला। अबे गधे, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यहां पर अगर ये वैल्यू 10 मान लेते हैं, अरे BC तो होगी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है। यानी इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मेटल बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। वेट एंड वॉच, आप सबको पता है इक्वल टू HC बाय लैम्डा होता है, ठीक है? आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है? C बाय लैम्डा। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ। अगर क्वेश्चन ये पूछ देता कि ये बताओ इन दोनों में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी? ए की वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है। क्यों नहीं? पक्का? इक्वल टू HC बाय लैम्डा फॉर्मूला याद है? नाउ इन ग्राफ ने क्या क्या बताया, इस ग्राफ ने क्या क्या बताया वो आपको मैं पहले ही बता चुका। उसने बताया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करता है लीनियरली, ग्राफ लीनियरली समझा दिया मैंने, और स्टॉपिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन वगैरह मैंने क्लियर कर दिया। तो ये सब मैंने पॉइंट समझा दिया। ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखो, सारे पॉइंट्स वही है कि अगर पहली बात जो हमने अभी भी पढ़ा, मेन पॉइंट कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोकरेंट। दूसरा हमने पढ़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन फ्रीक्वेंसी। भाई अगर इस फ्रीक्वेंसी से नीचे रहा मामला तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। ये सारे वही पॉइंट्स है, मेन पॉइंट पर साफ है। आ गया क्वेश्चन, ये PYQs है सारे। देखिए, फॉलोइंग ग्राफ ऑब्जर्वेशन वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। विच ऑफ द मेटल हैज लार्जर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? किसकी वेवलेंथ जा रहा है? एक्स वाली एक्स वाले की, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 0.05 इंटू 10 की पावर 15 पर सेकेंड की फ्रीक्वेंसी, और इसकी 1 इंटू 10 की पावर 15। अभी कह रहा भाई रीजन भी दो, फॉर्मूला पता है ना यार? अगर लैम्स देखो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है C बाई लैम्डा। भाई लैम्डा निकालना है, C बाई फ्रीक्वेंसी, नॉट लगा दो, 3 इंटू 10 की पावर 8, चेक करके देख लेना, 0.5 इंटू 10 की पावर 15, सॉल्व करके देख लेना। अरे यार 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। इसको देखते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर -7। आंसर आपके सामने। अगला क्वेश्चन, ओ माय गॉड, क्वेश्चन देखो, द ग्राफ बिलो shows the variation of photocurrent with a collector plate potential for a different frequency of incident radiation. कहता है which of physical parameter is kept constant for 3 curves? इसमें क्या कांस्टेंट रखा गया इस कर्व में? इस कर्व में क्या कांस्टेंट है? वोल्ट, द पावर, इंटेंसिटी कांस्टेंट। आंसर इंटेंसिटी कांस्टेंट, पहला आंसर। विच फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट? कौन सी फ्रीक्वेंसी इसमें हाईएस्ट है? ν1 बड़ी है ν2 से ν3 से। भाई PYQ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। इन द स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट the graph between stopping potential and frequency of incident radiation P or Q, which one of the two metal has higher threshold frequency? Q. Threshold frequency Q की ज्यादा है। Determine the work function of the metal which has greatest value. Work function W naught या phi naught क्या होता है? H nu naught। भाई जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा ना, तो वर्क फंक्शन किसका ज्यादा होगा? क्यू का। कैलकुलेट कर लो यार, फ्रीक्वेंसी को उससे मल्टीप्लाई कर दो प्लैंक्स कांस्टेंट से। मेरे गुरुदेव इसकी वैल्यू गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 14, मल्टीप्लाई कर दो प्लैंक्स कांस्टेंट से, आंसर आ जाएगा। ऑनलाइन आप लोग भी करके दिखाइएगा। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय अ फ्रीक्वेंसी। इतने हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, क्योंकि अभी देखो मैंने ये वाला टॉपिक अभी आइंस्टाइन की इक्वेशन में कराना है आप लोगों को। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। देखो, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना। हमने पहले वर्क फंक्शन निकाल लिया, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट उसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है? ये नेक्स्ट वाले पार्ट में सॉल्व करा दूंगा, अभी करा दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, वो साथ में उसके साथ करा दूंगा। ये क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द वेरिएबल एक्स। ये एक्स कौन सा वेरिएबल है? एक्स कौन सा वेरिएबल है? इस ग्राफ को देखकर एक्स क्या है? पोटेंशियल। हाँ, पॉजिटिव पोटेंशियल। डूब मरो यार। What does point A on the horizontal axis? A क्या है? Stopping potential. निशी नहीं आया समझ में? हाँ
ड्रॉ द ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसमें न्यू1 सबसे हाईएस्ट हो। अब पहले वाला कर लेना। ये वाला ग्राफ बनेगा। ये आंसर होगा। और कौन हाईएस्ट है? न्यू1। तो ये न्यू1 होगा, न्यू2 होगा और न्यू3 होगा। ड्रॉ द ग्राफ। I1 बड़ी है, I1 बड़ा है। और I1 बड़ा है। नहीं आया समझ में? आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखो। गिवन द ग्राफ shown variation of photoelectric current versus applied voltage for two different photosensitive material for two different intensities of incident rays. Identify the pair of the curve that corresponding to different material but same intensity. आपको पेयर बताना है, कौन सा पेयर है कि corresponding to different material हो पर इंटेंसिटी सेम हो। मटेरियल तो डिफरेंट हो पर इंटेंसिटी सेम हो। किसका? इंटेंसिटी सेम। वन और 3 की इंटेंसिटी सेम है, तो पेयर क्या बना? 1 और 3। क्या? जिसकी इंटेंसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, तो वही तो ग्राफ बनता है। 2 और 4 का एक पेयर। आंसर 1 और 3 का पेयर, 2 और 4 का पेयर। ड्रॉ ग्राफ, वही वाला ग्राफ आ गया, फ्रीक्वेंसी वाला। ऑनलाइन आप करोगे, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है भाई, ये एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये कह रहा है point out two curve for which incident radiation have same frequency but different intensities. कौन? ठीक है, देखो ना, point out two curve for which incident radiation have same frequency. Frequency same हो but intensity different. ये और सर आप करते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की। ऑलरेडी अभी तक हॉलवर्थ लीनियर एक्सपेरिमेंट में भी हम लोगों ने यही देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या था। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में वही तो था कि अगर हमारे पास एक सुटेबल लाइट एनर्जी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे पड़ जाए तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता था और एमिट होने लगता था। तो अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस के क्या मेन लॉज हैं जो हम लोग हॉलवर्थ लीनियर एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट उसको अगर हम ओवरव्यू करें, नंबर ऑफ पॉइंट्स वाइज देखें तो क्या है। पहला, फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, जो भी हमने मटेरियल लिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है एचन्यू, जो भी हमने लाइट की एनर्जी को फॉलो किया है, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद रहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वो बड़ी हो। अगर बड़ी है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो कि हॉलवर्थ लीनियर का पहला एक्सपेरिमेंट था। अब इसने ये वर्ड बोला कि अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है मेरा बेटू कि भाई साहब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी जिससे अगर हम नीचे रहे तो इजेक्शन नहीं होगा, अगर इससे मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो इसने कहा भाई अगर हमने मान लीजिए इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ x हर्ट्ज है और अगर हम इससे अबव फ्रीक्वेंसी देते हैं, इससे अबव फ्रीक्वेंसी, तभी इजेक्शन इलेक्ट्रॉन का स्टार्ट होगा। और जितना ज्यादा हम फ्रीक्वेंसी देंगे, जितना ज्यादा हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उतना ही ज्यादा फोटो करंट पैदा होगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि इंटेंसिटी, इसीलिए बोला है क्या, फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, यानी पीसी जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ये पहला लॉ है, ये हॉलबॉस-लिनार्ड का पहला एक्सपेरिमेंट ही था। अब सेकेंड पॉइंट पे क्या देखा? सेकेंड पॉइंट पे फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, जो भी हमने फोटोसेंसिटिव मटेरियल लिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, सैचुरेशन करंट इज फाउंड। क्या सैचुरेशन करंट आया? आपको याद होगा कि ग्राफ मैं ऐसा बना रहा था। अब ग्राफ ऐसा बनाते वक्त इनिशियली तो ये रहा, फिर ये धीरे 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 बढ़ता गया और यहां पे स्टेट हो गया। क्योंकि हॉलबॉस-लिनार्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, हम जैसे 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 पोटेंशियल को बढ़ाते चले गए, करंट वो जो भी इलेक्ट्रॉन्स मरे पड़े हुए थे, जिनके अंदर एनर्जी नहीं थी, उससे अपनी तरफ खींच लिया। खींचने के बाद जब वो मैक्सिमम खींच चुका, तो उसके बाद पोटेंशियल आप कितना ही बढ़ा लो, उसके बाद क्या होगा, सैचुरेशन करंट आ जाएगा। तो यहां पर क्या है कि मतलब गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल के लिए इंसिडेंट रेडिएशन, सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल to the intensity of incident radiation, whereas the stopping potential is independent. देखिए ना, सैचुरेशन करंट क्यों बोल रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज देखिए ना, अगली वाली इंटेंसिटी ज्यादा थी तो उसका सैचुरेशन लेवल करंट थोड़ा ऊपर था, उसके अगले वाली थी तो उसका सैचुरेशन लेवल ऊपर था। बट जब यहीं पर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लेकर आ रहा था, तो यहां पर आ रहा था। तो सेकेंड वाला जो लॉ है, फोटोइलेक्ट्रिक लॉ है, वो ये कहता है कि इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन फोटो करंट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, यानी वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। यही तो बताया था उसने। अब उसके बाद उसके नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं। नेक्स्ट लॉ में हमने क्या देखा? सेम स्लाइड हो गई। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ऑलरेडी दे चुका हूं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मैं बार बार बता चुका हूं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, या कई बुक्स में लिखा हुआ है फोटो मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है बिलो विच, इसके अगर हम नीचे रहें तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डन मेरे बेटू? अब यहां देखो, एंड द लास्ट पॉइंट, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अबव द स्टॉपिंग पोटेंशियल या इक्विवेलेंट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड photoelectrons increase linearly with the frequency of the incident radiation but independent of intensity. Obviously एक बात बताओ मुझे, एक सिंपल से टर्म्स में क्या हुआ, एक सिंपल से टर्म्स में इस पूरे कॉन्सेप्ट सिंपल से टर्म्स में समझाता हूं। मेरे पास एक गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल है और इसका वर्क फंक्शन मान लेते हैं, वर्क फंक्शन 30 जूल इसका वर्क फंक्शन है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मान लीजिए इतना वर्क फंक्शन है इसका, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। अब हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की, गिवन एनर्जी इस जगह 30 है, हमें हम 100 देंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 70 हो जाएगी। अगर आप यहां पे इंटेंसिटी को और बढ़ा दें, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 30, इसका वर्क फंक्शन 30 है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, हमने यहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो काइनेटिक एनर्जी में बढ़ी है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक इक्वेशन बताया था कि हमारी गिवन एनर्जी होती है h न्यू, जो हमने एनर्जी दी वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक उसका वर्क फंक्शन, एक उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब आपको बता यार, हम इसको h न्यू नॉट भी लिख सकते हैं, जिसके ऊपर अभी मैं ड्राइव करवाऊंगा, एंड काइनेटिक एनर्जी के। अगर आपको बेटू काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो क्या करेंगे आप? h न्यू गिवन एनर्जी माइनस h न्यू नॉट। आप चाहें तो इसे h कॉमन लिखकर न्यू माइनस न्यू नॉट लिख सकते हैं। यानी बेटा ये गिवन फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और जितनी आप गिवन फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, जितना आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, जितना आप इसे इंक्रीज करेंगे, उतना ही ये ke की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, मैक्सिमम होती जाएगी, तो लीनियरली बढ़ती जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, और आपको पता है इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंडेंट नहीं होता। एंड द लास्ट पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है ना, वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है विदाउट एनी अपीयरेंट टाइम लैग।
वहां टाइम लैग नहीं होता। ये 10 की पावर -9 सेकंड है, 10 की पावर -9 सेकंड और लेस। मतलब कहने का मीन्स है ऐसा कभी नहीं होता कि एक लाइट यूं आई, इलेक्ट्रॉन का रिजेक्शन हुआ, ऐसा नहीं होगा कि आएगी लाइट, एब्जॉर्ब होगी लाइट, फिर निकलेगा। नो, इट्स अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। आएगा, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, एंड इलेक्ट्रॉन निकलता चला जाएगा। डन मेरा बेटू, यहां पे क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन साहब का क्या कहना था, आइंस्टाइन थ्योरी क्या क्या कहती थी, मेन उसके आइंस्टाइन के पॉइंट्स क्या क्या थे। अब यहां पे देखेंगे, अगर आइंस्टाइन के मेन पॉइंट्स को देखें तो देखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मतलब आइंस्टाइन क्या कहता था, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में क्या कहता था, वो तो हॉलवा-चाइल्ड-लिनार्ड के एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड था। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स, वन इज फोटोन एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉन। यही था। तो ऑन अ फोटो सेंसिटिविटी, जिस एग्जाम्पल, मान लीजिए हम लाइट फॉल करा रहे हैं सरफेस के ऊपर, जब हम लाइट सरफेस के ऊपर फॉल करा रहे हैं, ये हमारा गिवन फोटो सेंसिटिविटी है, हमने यहाँ पे लाइट फॉल कराया, और जब लाइट फॉल कराया तो जो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ वन फोटोन। फोटोन कहां से आया, लाइट की एनर्जी, लाइट के स्मॉल पैकेट ऑफ द पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी होती है वो फोटोन है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। अब वो फोटोन गया, टुक, इलेक्ट्रॉन को मारा, बाहर निकाल दिया, फिर मारा, फिर, तो ये जो है इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। डन। उन्होंने अपने सेकंड पॉइंट में कहा कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंडेड जो होते हैं मेटल से ड्यू टू देयर रीस्टेरिंग फोर्स। रीस्टेरिंग फोर्स मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन का नाम सलोनी है, इसका नाम निशी है, इसका नाम उर्मी है, मान लीजिए, और ये सारे के सारे एक दूसरे से बंधे पड़े हैं। अब भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन साहब आते हैं, मतलब एक फोटोन साहब आते हैं और इनकी दोस्ती को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो तोड़ने की कोशिश करेंगे तो पहले बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना, एंड जाकर फिर वो बाहर निकलेगा। तो सेम इसी रीस्टेरिंग फोर्सेस से बाउंडेड होते हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है, चाहते नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन्स निकले वहां से, तो हमें एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए, और उसी मिनिमम एनर्जी का नाम हम लोगों ने वर्क फंक्शन रखा है, इसे हम लोगों ने W0। यार अल्टीमेटली बात तो वही है, सारी कहानी भी वही चल रही है, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट पूरी। अब यहां देखो नेक्स्ट पॉइंट, ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन, जो अभी बात करी। एनर्जी जो होती है वो h होती है ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ये दो पार्ट्स में यूज होती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बताया। जो गिवन एनर्जी है h वो दो भागों में बटी। बेटा ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उस नोट्स को जाके डाउनलोड कर लेना। h गिवन एनर्जी है। अब ये दो भागों में बटी, एक तो उसकी मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन, और एक दूसरी काइनेटिक एनर्जी। ये दो भागों में ही बढ़ जाती है, और ये पॉइंट ही लिखा गया है इसके अंदर। वो दो पार्ट्स में, एक तो उसकी मिनिमम एनर्जी चाहिए, यानी अगर एक बंदे को मैंने बोला तेरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितने इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएगा, भाई मुझे 100 दे दो, मैंने कहा 500 दिए, तो जो 400 होगा उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ध्यान मेरा बेटू, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा रह गया बस। अब यहां पे इसे इक्वेशन को समझते हैं। मैंने क्या बोला कि आप लोगों ने h एक एनर्जी दी, वो वर्क फंक्शन ले गया, और बाकी बचा काइनेटिक एनर्जी लेके गया। ये जो इक्वेशन पढ़ा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आइंस्टाइन की, आपको मजा आने वाला है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मेरा बेटो आप यहां ध्यान से सुनो, h माइनस W0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देखिए इस इक्वेशन को मैं ऑलरेडी कितनी बार बता चुका कि मैं h के फॉर्म में, h0 के फॉर्म में इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और मैं कहूं कि h कॉमन ले लेता हूं, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और आपको अगर ये कहूं तो भी बुरा नहीं लगेगा कि इक्वेशन तो बन गई हमारी।
जो भी अभी इक्वेशन बनाएंगे। बट आप इधर देखेंगे, मैं थोड़ा इस इक्वेशन को दोबारा ले रहा हूं। मैंने देखा कि काइनेटिक एनर्जी को मैं एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट लिख सकता हूं। मैं काइनेटिक एनर्जी को चाहूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकता हूं, ईवी नॉट। वी नॉट क्यों दे रहा हूं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं ना मैं, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट वर्क फंक्शन। बेटू मेरा ध्यान देगा, हियर वी नॉट इक्वल टू यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट इक्वल टू एच न्यू अपॉन में ई माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। H is a Planck's constant, E is a charge of electron. वर्क फंक्शन भी कांस्टेंट है सर्टेन मटेरियल का। अब अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयर दिस इक्वेशन विद किसके, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। मैं आपको बता दूं यहां पर जो m है वो स्लोप को इंडिकेट कर रहा है। एम इज अ स्लोप, स्लोप का मतलब कितने डिग्री एंगल पे झुकी हुई है लाइन। स्लोप कह लीजिए, tan थीटा कह लीजिए, बात बराबर है। अब आप कंपेयर करें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, देन आप ये पाएंगे कि अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं इस इक्वेशन को तो y एक्सिस पे मुझे कौन मिल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला। y एक्सिस पे कौन मिला, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्लोप यानी m यानी tan थीटा कौन है, h बाई ई, h बाई ई। और ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, हर किसी के लिए सेम होगा। मतलब अगर मैं यहां पर दो मटेरियल का ग्राफ बनाऊं, दो मटेरियल का ग्राफ बनाऊं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है या पोटेंशियल है, तो आपको ये ग्राफ पहले भी बता चुका हूं मैं। ये जो थीटा होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, सेम होगा। और जैसे ही आप इसको पीछे लेकर आएंगे, ये अब आप देखेंगे W बाई ई क्या है, C, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज व्हाट, माइनस W नॉट बाई ई, माइनस W नॉट बाई ई। क्लियर है, W नॉट बाई ई है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहां तक ठीक है। अब आप आगे देखिएगा, देखो, शाबाश, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखोगे मेरे बच्चे कि हमारे पास ये देखो, ये लाइन दिख रही है, और मेरा बेटू पता है क्या है, ये ऐसे। अच्छा एक बात और, ये हमारा माइनस W नॉट बाई ई है। अब माइनस मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर माइनस ना भी लगाओ तो चलेगा, अगर आप माइनस ना भी लगाओ तो चलेगा, ठीक है। अब यहां देखो W नॉट बाई ई, अब W नॉट ई बाई, अच्छा ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताया था पहले, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन, और ये कौन है, पोटेंशियल है, और ये क्या है, h बाई ई, यानी ये स्लोप है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये एंगल थीटा होगा। अगर मैं यहां पर 2-3 ग्राफ बना दूं,
सबकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी। सेम होगी। अच्छा, दो भी होगी। क्यों? किसी की भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, बट जो स्लोप होगा h by e वो कांस्टेंट तो है। वो कांस्टेंट होगा। जो उसका वर्क फंक्शन होगा वो भी डिफरेंट होगा। एंड दिस इज द पॉइंट। ये ग्राफ था, इसके ऊपर बहुत सारे भी क्वेश्चंस आने वाले। अब आप देखिएगा उस ग्राफ के ऑब्जर्वेशन पे क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो, अगर आपकी गिवन फ्रीक्वेंसी है ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, गिवन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। यार ऑलरेडी मैं एक इक्वेशन बना चुका हूं। मैं क्या कहता कि हाँ, अभी मैंने एक इक्वेशन बताई थी तुम लोगों को, क्या कि काइनेटिक एनर्जी h न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर गिवन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इससे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? प्लस, पॉजिटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। काइनेटिक मतलब बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। बट अगर वहीं पर अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, वो जो सरफेस पे आ जाएगा। बिल्कुल। होप सो क्लियर है? यस। दिस इज द मेन आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन। वही जो ग्राफ है उसी को उसने एक्सप्लेन किया। एंड दिस इज द आइंस्टाइन इलेक्ट्रिक, और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले। डन मेरा बेटा? नाउ द न्यू पॉइंट इज फोटोन। पेपर में नहीं आएगा, पेपर में नहीं आएगा। हाँ, फोटोन्स, बस आप हल्का सा इसे समझ लीजिए। फोटोन इज व्हाट? इट अ पैकेट ऑफ एनर्जी, और क्वांटा एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो एनर्जी है वो E इक्वल टू एच नहीं होता है। क्या हो गया? कौन हॉर्न बजा रहा है? ये जो लाइट को एनर्जी थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, जो एनर्जी है वो पैकेट ऑफ एनर्जी, दिस इज नोन एज अ फोटोन। ये फोटोन होता है। एग्जाम में आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज है। फोटोन ऑलवेज मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। फोटोन हैव नो मास बट दे हैव एनर्जी। E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को क्या लिख सकते हैं? एच सी बाय लैम्डा। और एच की वैल्यू क्या है? 6.6 into 10 की पावर माइनस 34 जूल पर सेकंड, जूल सेकंड। डन मेरा बेटू? यहां तक क्लियर है? तीन प्रॉपर्टीज काफी है। डन? क्लियर है? ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन ऑलरेडी अभी भी मैंने करा दिया आप लोगों को। फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे। जैसे एग्जांपल आप लोगों को अभी भी जो मैंने कराया, ये वही वाली वीडियो है, तो वही वाला पॉइंट है यार। ठीक है? क्या हुआ कि आपने भी देखा इक्वेशन कि जब हम लोगों ने यहां पर क्या था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। इसको हम लोगों ने ईवी नॉट लिखा था, पोटेंशियल एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। तो हमें अगर वी नॉट चाहिए तो कैसा आएगा? एच बाई ई न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। दिस इज व्हाट? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। क्लियर है? आज ये हॉर्न ज्यादा नहीं बजा रहे, बहुत ज्यादा। अब ये देखिए, इसको पीछे लेकर आए, ये क्या हुआ? W नॉट बाई E, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन। ये स्लोप हुआ h बाई E, दैट विल बी द थीटा। ये फ्रीक्वेंसी हमारे, और ये पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कह लो, पोटेंशियल कह लो, बात डन मेरा बेटू? अब आप देखिए ना कैसे इक्वेशन को निकाला। y इक्वल टू mx प्लस c से हम लोगों ने इसे कंपेयर किया। y इक्वल टू mx प्लस c, तो y एक्सिस पे कौन गया? पोटेंशियल। स्लोप की जगह क्या है? h बाई e। तो यही डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट है। यानी आप क्या लिख सकते हैं? स्लोप इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? tan थीटा लिख सकते हैं, या h बाई e लिखा सकते हैं। यहां से आप प्लैंक्स कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और वर्क फंक्शन कहां से? पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन से यहां वर्क फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। डन? ये इक्वेशन दी हुई नोट्स में? यस। क्लियर है? आप सुनिए चैप्टर का लास्ट टॉपिक,
डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन देखिएगा बच्चों, अगर हम सिंपल से टर्म्स में बात करें, लाइट हैव एनर्जी इज व्हाट इक्वल टू एच न्यू, लाइट की एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होती है, और आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप है इक्वल टू एमसी स्क्वायर। भाई उन्होंने बोला इक्वल टू एच न्यू और इन्होंने बोला एमसी स्क्वायर, तो यानी एमसी स्क्वायर और एच न्यू बराबर है, तो एमसी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। Yes, sir. यहां से ये कट गया बेटा, एम इंटू सी इक्वल टू एच अपॉन में लैम्डा। अब बेटा मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो हम इसे p कह सकते हैं। तो अब यहां पर इसको अगर हम p कहते हैं तो क्या होगा, p इक्वल टू एच बाई लैम्डा, एंड लैम्डा हमें क्या मिलेगा, h बाई p, h बाई p, लैम्डा इक्वल टू h बाई p, एंड लैम्डा इज व्हाट, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ध्यान मेरा बेटा, क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ। अब एक चीज और ध्यान से सुन लो इसी बात पर, फिर क्या हुआ, हमने कुछ पॉइंट देखे, इस पे क्वेश्चन आए हुए, हमने देखा कि किसी का मोमेंटम अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा, क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेशन रखता है। अगर कभी वेलोसिटी जीरो हो गई तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा, और मोमेंटम जीरो हो गया तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। डन, क्लियर है। अच्छा, टू बी एसोसिएटेड विद अ डी ब्रोगली वेव अ पार्टिकल नीड नॉट हैव अ चार्ज की कोई जरूरत नहीं। दैट्स व्हाई डी ब्रोगली वेव आर आल्सो नोन एज अ मैटर वेव, इसीलिए उसे मैटर वेव भी कहते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों, बस आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर लैम्डा और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएगा वो अभी आपको आगे दिखा देता हूं। क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। द लास्ट पॉइंट, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अभी हमने फाइंड आउट किया। अब आप एक चीज सोचिएगा, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है। मैंने इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड किया, इक्वेशन बराबर 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में m, काइनेटिक एनर्जी को मैंने k रहने दिया। अब मेरा बेटो एक बात है, ये mv का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2m हो जाएगा। mv को क्या कह सकता हूं मैं, मोमेंटम कह सकता हूं, तो k इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 2m। आज हॉर्न बजा बजा के मूड खराब हो रखा है। p स्क्वायर इक्वल टू 2km, p इक्वल टू अंडर रूट 2km, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, p इक्वल टू अंडर रूट 2km, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। डन मेरा बच्चा। अब सुनो एक और जरा इससे, p इक्वल टू, आप काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हो, तो 2eVm, तो आपने मोमेंटम को पोटेंशियल के साथ भी रिलेट कर दिया, मोमेंटम और पोटेंशियल का भी रिलेशन, क्योंकि 2 कांस्टेंट, E कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, तो P और किसका, पोटेंशियल का भी आपने डायरेक्टली रिलेशन निकाल दिया। बिल्कुल ठीक है। अब सुनो, आप लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ देखते हो तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, इसका भी ग्राफ आ जाता है, तो लैम्डा इक्वल टू एच, आप p की जगह पे 2eVm डाल सकते हैं। अगर डी ब्रोगली और v के बीच में ग्राफ आ जाए तो आप देखोगे लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट बाई v। अगर कई बार ऐसा ग्राफ पूछा गया है, कई बार ऐसा ग्राफ पूछा गया है कि लैम्डा और 1/v के बीच में ग्राफ हो जाओ 1/रूट v के, तब तो डायरेक्टली है। अगर 1/रूट v डायरेक्टली, और अगर आपसे लैम्डा और रूट v के बीच में पूछता तो इनवर्सली होगा, तो ग्राफ ऐसा बनता है बेटू। ये डायरेक्टली रिलेशन 1/v बोला है मैंने, ठीक है। एंड द चैप्टर फिनिश। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल A एंड B। ये दो मेटल्स है A एंड B, which one has the higher value of work function? इन दोनों में से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? मेटल बी का सर उसके वर्क फंक्शन तो एक सेकेंड ये है ना, हाँ ये वर्क फंक्शन हाँ वही किसका ज्यादा है, नीचे वाले का यानी इसका मेटल A का वर्क फंक्शन से ज्यादा चाहिए। क्यों? वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है h म्यू नॉट, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वर्क फंक्शन ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? यस सर।
सर थ्रेशोल्ड हो जाएगा तो गलत निकालने वाला फॉर्मूला था अगर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे वो तो समझ में आ गया सुनो, एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है, ठीक है? प्रोटॉन ड्यूट्रॉन में ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन न्यूटन से, यानी अगर हम क्या हुआ, हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक ड्यूट्रॉन है। अब अगर प्रोटॉन का मास m है तो ड्यूट्रॉन का 2m होता है, ट्वाइस होता है। एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल जो है वो सेम है। विच वन ऑफ द हैज टू ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ? अच्छा ठीक है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p होता है या h अपॉन में mv होता है। अब मैंने कहा एक बात और, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन और लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन, किसका मास हैवी है? ड्यूट्रॉन का। अगर इसका मास हैवी है तो इसका लैम्डा कम होगा, तो यानी प्रोटॉन का ज्यादा है वेवलेंथ। डन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किसका लेस मोमेंटम होगा? किसका मोमेंटम लेस है? अब देखो, मोमेंटम हमारा मास इनटू वेलोसिटी होता है, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम। तो मोमेंटम किसका ज्यादा? मतलब मोमेंटम ऑफ पी प्रोटॉन और मोमेंटम ऑफ ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन का मोमेंटम ज्यादा, मेरी मास जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। यस पक्का? पक्का। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। चलो भाई, हमने कहा अल्फा पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ और प्रोटॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों का सेम है। अब कहता है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। हम सबको पता है कि h अपॉन में अंडर रूट 2 मास ऑफ अल्फा E ऑफ अल्फा यानी चार्ज ऑफ अल्फा V ऑफ अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन। पोटेंशियल, अब ये दोनों के दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। चल भाई, h से h काट दे, अंडर रूट से अंडर रूट उड़ा दे, 2 से 2 उड़ा दे, इक्वेट बना 1 अपॉन m अल्फा e अल्फा एंड v अल्फा, 1 अपॉन mp ep एंड vp। ठीक है, हमें रेशियो निकालना है, तो हमने क्या किया, इस प्रोटॉन को यहां भेज दिया बस, और बाकी इन दोनों को इधर भेज दिया। तो मैंने कहा भाई v ऑफ p पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन, मतलब पोटेंशियल ऑफ अल्फा, m ऑफ अल्फा, e ऑफ अल्फा, mp और ep। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अल्फा हीलियम पार्टिकल होता है, तो अल्फा अगर हीलियम पार्टिकल होता है तो ये 2,4 होता है। तो इसका जो चार्ज होता है अल्फा का, चार्ज ऑफ अल्फा ट्वाइस होता है किसके? चार्ज ऑफ प्रोटॉन के। अल्फा का जो मास होता है, अल्फा का जो मास होता है वो 4 टाइम्स होता है किसके? मास ऑफ प्रोटॉन के, मास ऑफ प्रोटॉन के। तो यहां पर देखेंगे v ऑफ प्रोटॉन, v ऑफ अल्फा, बोलो m अल्फा की जगह क्या लिखोगे? 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और मल्टीप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, चार्ज कितना है? 2 ऑफ ep, अल्फा की जगह पे mp और ep। एक ही पी से ये घट गया, इससे घट गया 8:1। डन। यस। चलो, इसी बात पर आप इसका सेकंड पार्ट कमेंट में कमेंट में बताओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। Very good. वैसे मैं बता दूं स्पीड, तो आपको पता है यार, लैम्डा ऑफ अल्फा और लैम्डा ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो आपको पता है h अपॉन mv होता है, h अपॉन में mv होता है।
मास आपको गिवन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। चलो अब बाकी के ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है। एक ही क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा और क्यों होगा, बस इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।